Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kundi Physics, which make your study easy and comfortable. तो बेटा से लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क एंड एनर्जी। होप आप सभी ने वो पिछली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने वर्क को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, इन सब के बारे में बात की। अब बेटा इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है एनर्जी का। अगर आप वर्क को अच्छे से समझ गए तो एनर्जी समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, अगर बात करते हैं एनर्जी की तो बेटा डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कुछ अगर हम कॉमन एग्जांपल लें, आप घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चलाते हो, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, सबको इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। आप कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हो, वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, प्लेइंग करते हो, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि एनर्जी मस्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है एनर्जी आती कहाँ से। अगर हम बात करें हमारे पास जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ के ऊपर जो है वो क्या है, सन। मोस्टली जो एनर्जी है सन से ड्राइव होती है। इसके अलावा आप कहते हो टाइड से, है ना, जियोथर्मल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ एग्जांपल्स लें डे टू डे लाइफ, जहां पे आप वर्क करते हो वहीं आपको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमने पिछले टॉपिक में वर्क पढ़ा। अब बेटा वर्क हो रहा है, वर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स कहां से आएगी, अगर एनर्जी होगी। कॉन्सेप्ट है, क्लियर है ना, एक दूसरे से लिंक है ये चीजें। वर्क करना फोर्स चाहिए और फोर्स चाहिए तो आपको एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स रखा हुआ है और आप उस बॉक्स को पुश कर रहे हैं। ठीक, आप क्या करेंगे, उस बॉक्स को धक्का लगाएंगे। आपने क्या किया, वर्क किया, आपने फोर्स लगाई। फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, और हमने पढ़ा वर्क में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो आपने फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, वर्क हुआ। अब जब आपने फोर्स लगाई, कैसे फोर्स लगा पाए आप, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी थी, मस्कुलर एनर्जी थी। आपके अंदर एनर्जी होगी तभी आप उसको धक्का लगा पाओगे, तभी फोर्स अप्लाई कर पाओगे। फिर क्वेश्चन आता है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से। फिर कहते हैं जी हमने खाना खाया था, दूध पिया था, फ्रूट्स खाए थे, तो हम कह सकते हैं हम फ्रूट्स के अंदर, मिल्क के अंदर, जो भी आप फूड खाते हो उसके अंदर एनर्जी है, तभी वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आती है। फिर क्वेश्चन आता है कि उन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी फूड आप खाते हो उनके अंदर एनर्जी कहाँ से। तो बेटा आपको पता है ये सब कहाँ से बनते हैं, प्लांट से बनते हैं। तो प्लांट उनको जो प्लांट की एनर्जी, अब प्लांट उनको एनर्जी कहाँ से देता है, सन से लेके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये सारी चीजें लिंक है। अल्टीमेटली हम कहते हैं सन से एनर्जी बनती है, वही एनर्जी आगे 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 डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। चलिए अब बेटा कुछ कॉमन एग्जांपल की अगर अपन बात करें, वर्क और एनर्जी बहुत रिलेटेड। एनर्जी होगी तो वर्क कर पाएंगे, एनर्जी नहीं है तो वर्क भी नहीं होगा। कुछ एग्जांपल की अगर अपन बात करें, क्रिकेट सभी ने देखा होगा। बेटा जब बॉलर बॉल करवाता है, भाग के आता है फास्ट, तो उसकी जो बॉलिंग होती है वो बॉल जैसे विकेट से टकराती है, विकेट उड़ जाता है। विकेट उड़ जाता है मतलब उस बॉल के अंदर कुछ कोई एनर्जी थी जो उसने उस विकेट को ट्रांसफर करी और विकेट उड़ गया। होता है ऐसा। चलो इसके अलावा अगर अपन बात करें, आपको किसी लकड़ी के अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर ने कील ठोकनी, क्या करते हैं, हैमर लेते हैं। अब हैमर को आप ऊपर उठा के स्ट्राइक करते हैं। आपने स्ट्राइक किया, ऊपर उठाया हैमर को, आपके स्ट्राइक करने से मतलब आपने जो एनर्जी दी, नेल को फोर्स लगाई, उस फोर्स से जो नेल है वुडन ब्लॉक के अंदर चली गई। ये भी हमारे पास वर्क का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास वर्क के हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी को बेटा हम इन टर्म्स ऑफ वर्क की डिफाइन करते हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट वर्क तभी कर सकता है जब उसके अंदर एनर्जी होगी। तो यहीं से हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी आती है, The energy possessed by an object is measured in terms of its
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, वो क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है। सिंपल सी अगर हम बात करें, छोटे छोटे एग्जांपल हैं, इनको समझते चलेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक। अब बेटा आप क्या कहते हैं, इस बॉल को हिट करते हो, आप इस बॉल को हिट करोगे, ये रेस्ट पे है इनिशियली, ये भी रेस्ट पे है, अभी मूव नहीं कर रही है तो वर्क नहीं हो रहा। आपने इस बॉल को हिट किया, मतलब आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी इस बॉल के अंदर। इस बॉल के अंदर एनर्जी आई, ये आगे मूव करेगी, ये हिट करेगी इस ब्लॉक से। जैसे ये ब्लॉक से हिट करेगी, ब्लॉक भी मूव कर जाएगा, मतलब ब्लॉक भी मूव करेगा, इसके अंदर भी कुछ वर्क होगा। आपने अपनी एनर्जी लगाई बॉल पे, बॉल मूव करी, वर्क हुआ। बॉल के अंदर जो एनर्जी आ गई, उससे हिट किया ब्लॉक को, ब्लॉक मूव किया, मतलब बॉल ने भी कुछ वर्क किया। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट वर्क कर क्यों पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी। अगर आप धीरे से बॉल को हिट करोगे, ये धीरे से टकराएगी, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब आपने कम एनर्जी लगाई, कम वर्क होगा। आप बहुत जोर से बॉल को हिट करते हो, बहुत जोर से टकराएगी, इसको बहुत आगे तक मूव करेगी, होगा ऐसा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आप कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है वर्क करने की, वही आपकी एनर्जी। दो बच्चे हैं, दोनों को हम एक टास्क दे देते हैं, 20 kg का बॉक्स है, उसको आप धक्का लगा के ले जाओ, कितनी दूर ले जा सकते हैं। अब इन दोनों केसेस में बेटा ज़्यादा वर्क कौन कर सकता है, जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं जो ज़्यादा दूर तक उसको धक्का मार के लेके जाएगा वो ज़्यादा वर्क करेगा, तो हम कह देंगे इस बच्चे के अंदर ज़्यादा एनर्जी है। जो बेचारा थोड़ी दूर तक उसको लेके जाएगा तो कम वर्क कर पाएगा, मतलब उसके अंदर एनर्जी कम है। तो आप एनर्जी को डिफाइन इसी तरीके से करोगे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, इसको हम कह देंगे एनर्जी। फंडा क्लियर करेंगे पहले, चलो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट डज द वर्क, जो वर्क करता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, कम हो जाती है। आप फील कर सकते हो, जैसे सिंपल सा एग्जांपल हमने अभी दिया, आप अगर बॉक्स को धक्का लगा रहे हो तो इनिशियली आपके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी होगी, लेकिन जैसे आप उसको धक्का लगाते जाओगे आप वर्क करते जाओगे, थोड़ी देर बाद आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन होनी शुरू हो जाएगी, होगा ऐसा, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगा उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो एनर्जी लूज करेगा, याद रखेंगे। सेकेंड, द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हो उसके अंदर एनर्जी का गेन हुआ, वो एनर्जी को गेन करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये बॉल बेटा भी रेस्ट पे थी शुरू में, ठीक है, ये अभी कोई वर्क नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर एनर्जी नहीं है। फिर आपने क्या किया, इस बॉल को हिट किया। आपने जब इसको हिट किया तो आपकी जो एनर्जी वो आपने किसको दी, इस बॉल को दी, ठीक है। आपने हिट किया तभी ये मूव कर पाई और तभी इसको टकरा के इसको आगे मूव कर पाई, मतलब इसके अंदर ये वर्क करने की कैपेसिटी, इस ब्लॉक को आगे खिसकाने की कैपेसिटी कब आई, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फिर आपने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब आप इसको हिट करोगे तो आपकी कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी और वही एनर्जी जो आपकी एनर्जी कम हुई वो एनर्जी बॉल गेन कर लेगी और ये आगे फिर फर्दर वर्क कर सकती है। तो जो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिस ऑब्जेक्ट पे आप वर्क करोगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देन यहाँ पे फिर अपन बात करते हैं बेटा यूनिट की। अब बेटा हमने इतनी डिस्कशन की, एक चीज तो आपको समझ में आई होगी कि वर्क और एनर्जी दोनों बहुत रिलेटेड है। एनर्जी है तो वर्क है, विदाउट एनर्जी कोई वर्क नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जब एक रिलेटेड है तो इनके यूनिट्स भी सेम है। हमने वर्क की यूनिट पढ़ी थी जूल, तो हमारे पास वही सेम यूनिट यहाँ पे होगी एनर्जी की। तो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ
वर्क की हमने पढ़ी थी यूनिट जूल, तो हमारे पास एनर्जी की यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल। क्लियर, याद रख लेंगे, है ना, वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम है। अब अगर हम कहते हैं 1 जूल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे, 1 जूल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क कर सकता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी कितनी होगी, 1 जूल। उसके अंदर 1 जूल एनर्जी होगी तभी वो 1 जूल वर्क कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल की जो है एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है कब, जब आपको 1 जूल वर्क करना हो। क्लियर है, इजी कंसेप्ट है। तो ये तो हमारे पास हुआ बेटा एनर्जी के बारे में, है ना। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी के टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स की हमारे पास एनर्जी है, देखते हैं किस किस टाइप की एनर्जी है और फिर हम उनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसको आप नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। बेटा अगर हम एनर्जी के टाइप की बात करें तो कुछ कॉमन चीज जो एनर्जी के टाइप्स हैं हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास होती है केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो सोलर एनर्जी, है ना। और हमारे पास और अगर हम एनर्जी की बात करें, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे पास जो एटम्स है न्यूक्लियस से भी आप एनर्जी ले सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास कुछ जनरल हमने बात की है एनर्जी के टाइप्स होते हैं। अब इनमें से आपको जो पढ़नी वो पढ़नी है फर्स्ट 2 टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों एनर्जीज को अगर हम कंबाइन करें तो इन दोनों एनर्जीज को हम एक नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज का सम क्या होता है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी। आपको अभी ये दो ही है आपके सिलेबस के अंदर, ये 2 एनर्जीज हम पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और जितनी भी सारी एनर्जीज हैं। थोड़ा थोड़ा आपको इन सबके बारे में पता है, लेकिन आपको भी डिटेल में इनके बारे में कुछ नहीं समझना है। हम सिर्फ बात करेंगे इन 2 एनर्जीज। तो चलो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, किस वजह से आती है, सारी डिटेल्स हम अभी चेक करेंगे। साथ साथ बेटा नोट्स बनाते चले, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बेटा फर्स्ट टाइप सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है बेटा, एनर्जी का मतलब वर्क। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो वो वर्क कर सकते हैं। अब बेटा आपने कई सारे एग्जांपल ऐसे देखे होंगे जहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट्स कुछ वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हमने बात की जो बॉल है जब विकेट से हिट होती है तो विकेट
उड़ जाता है ना, विकेट दूर जाके गिरता है। तो इस कंडीशन में जब बॉल हिट करती है विकेट से तो बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है ना, उसके अंदर एनर्जी है, तभी उसने उस एनर्जी से कुछ वर्क किया है, विकेट को दूर गिराया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लोइंग विंड, जो हवा चलती है इसके अंदर भी एनर्जी होती है, क्योंकि आपने सुना होगा जो विंड मिल हमारे पास जो ब्लेड्स को रोटेट करती है विंड, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उस केस में जो विंड है वही वर्क करती है, ब्लेड्स को रोटेट करवाती है। अगर विंड वर्क कर रही है मतलब विंड के पास एनर्जी है ना। और विंड कह सकते हैं जब जितनी फास्ट चलेगी, जितनी तेज हवा चलेगी, उतनी तेज हमारे पास ब्लेड्स रोटेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विंड, मूविंग विंड, चलती हुई हवा है ना, अगर हवा नहीं चल रही है तो ब्लेड भी रोटेट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो अगर हवा चल रही है तो मूविंग विंड के पास भी एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के पास एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर के अंदर आप टरबाइन लगा दो, टरबाइन रोटेट होनी शुरू हो जाएगी, वो भी एक वर्क है। तो इन सभी एग्जाम्पल से हम एक चीज़ कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, मोशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो उनके अंदर एक एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आए तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो उसको हम डिफाइन करेंगे, एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, by virtue of its motion। मोशन की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आई है तो उस एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन है। और अगर इसके बारे में बात करें बेटा, एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी की हम कभी भी डायरेक्शन नहीं बताते। तो जितने भी टाइप की एनर्जी है सभी आपके पास स्केलर होंगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो कोई भी एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसकी यूनिट हमेशा होगी जूल। तो ऐसा यूनिट जूल, और सिंबल इसका अपने पास जे। इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी को आप ई के से डिनोट कर सकते हो, ई एनर्जी के लिए और के काइनेटिक के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का अपने पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है या फॉर्मूला आप कह सकते हो, होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लें, फ्यूचर में बहुत आगे तक ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूले आप चेक कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे। यहाँ पे लिख देते हैं एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं कहता हूँ आपके पास मास सेम है ना, अगर आपके पास दो बॉल हैं, दोनों का मास अगर सेम है, एक को मैं कम वेलोसिटी से थ्रो करूँ, अगर वो विकेट से हिट करेगी तो विकेट पास ही गिर जाएगा, और उसी बॉल को अगर मैं बहुत हाई वेलोसिटी से थ्रो करूँ, वो विकेट से टकराएगी तो विकेट बहुत दूर जाके गिरेगा। तो इस बॉल ने ज़्यादा काम किया, जिसको आपने ज़्यादा स्पीड में फेंका, ज़्यादा स्पीड में फेंका मतलब ज़्यादा वेलोसिटी दी, ज़्यादा वेलोसिटी दी, वेलोसिटी ज़्यादा दी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो वर्क भी ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, मास एंड वेलोसिटी। और मेनली कह सकते हैं वेलोसिटी, जहाँ पर मिल गया एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर किसी केस में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो कब होती है, जब ऑब्जेक्ट रहता है
एट रेस्ट, है ना। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मोशन नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास जीरो। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से बाहर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस वजह से आती है? मोशन की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। ये तो हमने बात की इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। अब ये एक्सप्रेशन आया कैसे, है ना, वो उस पर हम फोकस करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम ड्राइव कैसे करते हैं। उसकी मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, उसको नोट कर लेंगे फटाफट। Derivation of EK equals to half mv square। ये फॉर्मूला अपने को ड्राइव करना है, ठीक। समझेंगे इसको। इसमें बेटा हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मास m। लेट ऑब्जेक्ट of mass m moving with initial velocity u। ये बेटा हमने बात की थी मोशन की इक्वेशन जहां हमने लिखी थी इनिशियल वेलोसिटी को आप u से डिनोट करोगे और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v से। तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है u। तो यहाँ मैं एक डायग्राम भी साथ साथ बनाते चलता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इनिशियल इसकी वेलोसिटी, शुरू में जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो है u, ठीक है। अब बेटा आपने करा क्या, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दी, फोर्स लगाई F, है ना, और मान लेते हैं s डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट हुई, s इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई। अब बेटा जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा किसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या सकते हैं इस केस में इसकी वेलोसिटी u से हो जाएगी v, तो v अपने पास होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, आपने फोर्स लगाया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है विद टाइम तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन आई है। तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस केस में हमारे पास है a, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपने पास हो गई a, ठीक है। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u, a force F is acting on it and its velocity becomes v। शुरू में इसकी वेलोसिटी u है, आपने फोर्स F लगाई, इसको लगाने से इसकी वेलोसिटी हो गई v and acceleration produced in this case is a, और a हमने मान लिया हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पे दो चीजें यूज करनी है आपको। एक तो थर्ड इक्वेशन मोशन की हमने लिखी थी एक दिन, तीन इक्वेशन अगर आपको याद हो। थर्ड इक्वेशन मोशन की यूज करनी है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, और दूसरा आपको यूज करना है यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला। तो बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अपन लगाते हैं, अपने पास वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s जो इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। तो बेटा इस इक्वेशन से आपको फाइंड क्या करना है, इस इक्वेशन से आपको फाइंड करना है s की वैल्यू। अगर मैं s की वैल्यू फाइंड करता हूँ, सबसे पहले तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मेरे पास आएगा एक साइड में रह जाएगा 2as और ये रह जाएगा माइनस हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और फिर s की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर है? ठीक है, s क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अभी हमने बात की वर्क और एनर्जी रिलेटेड है, तो जितना आप वर्क करोगे इसके अंदर उतनी ही ये ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा ना। जितना आप वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी गेन करेगा। तो इस केस में मैं फाइंड करूंगा वर्क डन। तो वर्क डन बाय फोर्स F, तो अपने पास जो वर्क डन है ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहां तक ये है। अब बेटा फोर्स का एक फॉर्मूला अपने को पता है, फोर्स क्या होती है, मास होती है ना। F इक्वल्स टू ma। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। इस F की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो हमारे पास वर्क का जो फॉर्मूला आएगा, वर्क डन ये हो जाएगा F को हम पुट करेंगे ma मल्टीप्लाई बाय s डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर फाइंड की हुई है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वहां पुट करेंगे तो अपने पास आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इजी है। थर्ड इक्वेशन की मोशन की, इससे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल ली, वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की वैल्यू पुट करी, मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर दी। अब इस कंडीशन में a से a कैंसल आउट हो गया, आपके पास 1/2 बचा, तो वर्क डन 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, यहां से अगर मैं मान लूं कि ऑब्जेक्ट, हमने तो माना कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे होगा तो हमारे पास जो u की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इफ इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे होगा देन u इक्वल्स टू 0। तो u को हम पुट करेंगे 0। तो इस इक्वेशन में अगर आप u को 0 पुट कर दो तो मेरे पास जो वर्क डन है ये क्या हो जाएगा, 1/2 m, इसको 0 कर दिया तो बचा सिर्फ v स्क्वायर। ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आया। और अभी हमने स्टार्टिंग में बात की, जितना आप वर्क करोगे उतनी ही यह एनर्जी गेन करेगा। तो ये जो वर्क आपने किया है यही किसके बराबर होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मेरे पास जो वर्क डन है यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये अपने पास फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे थे, हाफ mv स्क्वायर। इजी डेरिवेशन है, होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आती है मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप जो भी इसमें प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे हम। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ,
अब ये तो बेटा हमने कंडीशन मान ली कि जब हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसी फॉर्मूले से अगर मैं चलूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, मेरे पास वर्क डन है, इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो हाफ mv² माइनस हाफ mu स्क्वेयर। ठीक है, अब हाफ mv² क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है वो भी फाइनल माइनस हाफ mu²। u क्या है, u भी वेलोसिटी है, तो हाफ mv² अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये जो एनर्जी हुई है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर। तो इस कंडीशन से, इस फॉर्मूले से भी कह सकते हैं कि अगर आपको फाइंड करना हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क आपने किया है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसका जो डिफरेंस है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है उतना ही आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोनों फॉर्मूले। इन दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल हम अभी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फंडा क्लियर हो जाए, फिर देखते हैं आगे। तो कुछ एग्जांपल्स चलते हैं लेके। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, आपको दे दिया जाए कुछ ऐसे कि आपके पास एक मास है 15 kg का और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड करो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² इसको अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m मास 15 इंटू v²। बेटा यूनिट्स हमारे पास हमेशा जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में ही पुट करनी है, किलोमीटर पर आवर में, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी तो उसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। मास अगर केजी के अलावा ग्राम्स में रखा तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करोगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ही पुट करनी है, तो ये केजी में एज इट पुट कर दिया, मीटर पर सेकंड में इसको भी मैं एज इट पुट कर लिया। तो हाफ mv², v 4 है तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 15 4 का स्क्वायर 16, जिसको आप कैंसिल आउट कर दो, 8, तो यहाँ पे आपने बताएगा 120 जूल। इजी है ना। अगर आपको मास गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकंड में पुट करना है और मास को हमेशा केजी में पुट करना है, याद रहेगा। एक एग्जांपल इस पे करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए, मास की वैल्यू दे दी जाए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, फाइनल वेलोसिटी दे दी जाए और पूछा जाए कि कितना वर्क हुआ है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं मान लूँ आपको मास किसी ऑब्जेक्ट का दे दिया, मान लेते हैं 1000 kg, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u आपको दे दी जाए, सपोज मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी जाए, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस केस में कहें कि आप बताओ कितना वर्क फोर्स ने किया है। इसकी वेलोसिटी 1000 kg के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ाने के लिए कितना वर्क किया गया। तो अपने को पता वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में मैं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का होगी हाफ m, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास 1000 इंटू v², तो 20 का स्क्वायर 400।
ठीक, तो ये अपने पास कैंसल आउट हो जाएगा 200 और 200 इंटू 1000 तो आएगा 2 1 2 3 4 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, हाफ मास 1000 ही है इंटू यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, कैंसल आउट करेंगे 50 तो आएगा 50,000 जूल। अब वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप वैल्यूज पुट कर दो, कितना आएगा 150,002 सही। ये अपने पास आएगा वर्क डन। और बेटा वर्क में हमने पढ़ा जूल छोटी यूनिट है, बिगर यूनिट भी है किलो जूल, तो इसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 150 किलो जूल। ठीक है, तो बेटा आज ये सारा हमने जो पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, है ना, उस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन आती है, इसका फॉर्मूला ड्राइव किया और कुछ एग्जांपल्स भी चेक किए, अच्छे से इसको समझ लें। अब अपने पास एक बचती है पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक टॉपिक अपने पास है पावर का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।